दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरी छोटी बहन अर्चना को जो अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएँ दी हैं, उसके लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। कहानी का ये चौथा भाग है। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार और बढ़िया बेहतरीन घटनाक्रम है, पूरा सुनिएगा। पिछले भाग में तो मैंने बताया था कि किस तरह से श्रीनिधि जी और उनके मित्र रोड को छोड़कर नीचे खाई में उतर गए थे, जिसको ये खड्डे बोलते थे, और ओस में भीगे हुए पौधों के बीच अपना चलने लगे थे। सनराइज हो गया था और पेड़ों के बीच से आती हुई सनलाइट ने जो है पूरी जगह को जो है उजाले से भर दिया था। इस खड्ड को पार करने में इन्हें करीब पौने घंटे का समय लगा। बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि इस समय में इन्होंने इस गर्त नगरी का पूरा निरीक्षण कर डाला। श्रीनिधि जी का कहना है कि उस खड्ड का नाम गर्त नगरी कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें बसने वाले छोटे छोटे प्राणी जो भी इन्होंने देखे वो सभी गर्त या यूं कहिए बिलों में रहने वाले प्राणी थे। उनमें से कुछ तो सुबह की धूप सेकने के लिए गर्म पत्थरों पर चुपचाप बैठे हुए थे, और कुछ को इन्होंने तब देखा जब वो इनके पैरों की आहट को सुनकर डर कर इधर उधर भाग रहे थे, तब ये उनको देख पा रहे थे। श्रीनिधि जी का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटी सी नगरी के अतिरिक्त, मतलब इस छोटी सी जगह के अलावा, उन लोगों के लिए तो नगरी है ना, इन जीवों का बाहरी संसार से शायद ही कोई संबंध रहा होगा। ना तो उन्हें कोई देखने आता होगा और ना ही ये किसी को देखने जाते होंगे। और जाएं भी क्यों, जबकि उनकी सारी आवश्यकताएं यहीं पूरी हो जा रही हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। भाई, एक दूसरे को खा करके ये अपना भोजन की समस्या हल कर ले रहे हैं, और छोटे छोटे गड्ढों में जो 12 महीने जो पानी भरा रहता है, उसको पानी पी करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक परंपरागत तरीके से ये यहीं पैदा होते हैं, यहीं अपनी जवानी बिताते हैं और यहीं मर जाते हैं। यही उनकी जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि, यही मरण भूमि, यही संसार और यही सर्वस्व है। इन जीवों के सारे सुख दुख, विवाह उत्सव, हास्य रुदन सब यही संपन्न होते हैं। दिन काटने, सुख दुख की बातें करने और स्नेहालाप के लिए पड़ोसी यही मिल जाते हैं। जीवन की इन सभी आवश्यकताओं के लिए इन्हें कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता होगा, और हो सकता है इन्हीं कारणों के चलते इनमें विजातीय विवाह भी हो जाते होंगे। विजातीय विवाह क्यों बोला गया ये समझिएगा। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ रहने वाले गीदड़, लोमड़ी, शासक, गो, नेवले, बिच्छू, छछूंदर, चूहे, गिरगिट, गिलहरी आदि 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 जीवों में से इन्होंने एक ऐसा अद्भुत प्राणी देखा जिसकी पीठ गिलहरी जैसी धारीदार और पूंछ चूहे की तरह लंबी थी। उसकी कुल लंबाई पूंछ सहित अगर जोड़ी जाए तो 1 फुट से अधिक नहीं थी, और ये इन्होंने पहली बार ऐसा जीव देखा था अपनी पूरे जंगल की जिंदगी में। उसे देखकर श्रीनिधि जी ने सोचा कि ये जीव ये हो सकता है कि ये विजातीय विवाह का परिणाम हो। अगर उस समय कोई प्राकृतिक इतिहास का विद्यार्थी होता तो जरूर इस प्राणी का सूक्ष्म अध्ययन करता, पढ़ता, उसको स्टडी करता। लेकिन इन लोगों के पास तो टाइम था नहीं, और उनके साथ कोई स्टूडेंट भी नहीं था, और अभी इन लोगों को काफ़ी दूर जाना था। तो ये लोग लौट कर अपना सड़क पर आ गए और तेज तेज चलने लगे। एक टाइम भी कवर करना था, चिल्ला पहुंचना था। लेकिन चलते चलते अचानक इन्हें रुक जाना पड़ा, क्योंकि उनके बाएं हाथ की तरफ लगभग 10 फीट ऊंची एक दीवार थी, जो रोड के साथ साथ मतलब रोड के पैरेलल चल रही थी, जिसमें बहुत अच्छी तरह से जमी हुई कुछ ईंटें थी, वो दिखाई पड़ रही थी। उन ईंटों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जरूर कोई प्राचीन बस्ती रही होगी, कभी किसी टाइम में कोई बस्ती रही होगी। बहुत ध्यान से जब इन्होंने उन ईंटों को देखा तो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और बनावट इनको ठीक वैसी ही दिखाई पड़ी जैसी वो खजुराहो के जो भग्नावशेषों में जो ईंटें मिली थी, बिल्कुल उनकी तरह। तो इन लोगों ने अनुमान लगाया कि इस बस्ती का जो निर्माण काल है वो 900 ईस्वी पूर्व से 1050 ईस्वी पूर्व के बीच का रहा होगा।
ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और हर जगह इन्हें ये ईंटें दिखाई पड़ रही थी, जो सड़क के आसपास, नीचे, ऊपर पहाड़ों में और चारों तरफ जो है बिखरी हुई थी। करीब करीब आधा फरलांग जाने के बाद इन्हें बाईं तरफ एक समतल मैदान दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ये पता चलता था कि किसी काल में, किसी समय में ऊंची नीची पहाड़ी जमीन को काट छांट कर इसे तैयार किया गया होगा, एक मैदान सा बनाया गया होगा। श्रीनिधि जी को कनखल के शासक बराहुर्ज की याद आ गई, जिसने सन 1399 में तैमूर लंग, जो एक लुटेरा था, उसके आक्रमण का बहुत बहादुरी और वीरता से सामना किया था। इन्हें ऐसा लगा कि इस उजड़े स्थान का उस इतिहास से कुछ ना कुछ संबंध जरूर रहा होगा। ये मैदान लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। इसके दक्षिण में भाई खान स्रोत, पश्चिम में गंगा जी की नीलधारा और पूर्व में एक बहुत घना जंगल, जो कजली जंगल कहते थे, वो था। इस जगह से चट्टानों के ऊपर से बहती हुई एक जलधारा के अलावा कनखल और हरिद्वार के बहुत सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहे थे। बड़े मजा आ रहा था उनको देखने में। इन लोगों को मैदान के, जो मैदान मैं बता रहा हूँ, उस मैदान के बीचों बीच भैंस पालने वाले गुर्जरों का एक डेरा दिखाई पड़ा, जिनकी झोपड़ियों के बाहर एक खुली सी जगह में 2-3 गुज्जर औरतें थी, महिलाएं थी, जो धूप सेक रही थी और एक बड़े बर्तन में दही बिलो रही थी। दही बिलोते ना, तो कर रही थी। और उनके पास में ही 2 भूरे रंग के कुत्ते भी खड़े थे, शायद पहरेदारी कर रहे थे। इन लोगों को देखकर श्रीनिधि जी ने सोचा कि हालांकि इन गुज्जरों के पास रहने के लिए ये मात्र देखो तुच्छ सी झोपड़ियाँ ही होती हैं, पहनने के लिए मोटे मोटे और साधारण कपड़े होते हैं, इनके जीवन के लिए कोई आधुनिक सुविधा भी इनके पास नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई आधुनिक सुविधा इनके पास नहीं होती है, तब भी इनको देख के ऐसा लगता है जैसे अपनी इन परिस्थितियों और अभावों के होते हुए भी ये सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। और जंगल का चिंता शून्य वातावरण इन्हें बहुत पसंद आता है। मतलब नो टेंशन, कुछ नहीं, अपना बिंदास रह रहे हैं। उस गुज्जर बस्ती को देखकर ये लोग बड़े खुश हो गए और उनसे पूछे बिना ही उनकी तरफ चल पड़े। ये लोग बहुत देर तक उन महिलाओं से बातें करते रहे। ये लोग एक बात से बहुत खुश हुए कि उन महिलाओं को बातचीत करने में किसी तरह की कोई संकोच या दुविधा नहीं हो रही थी। वो महिलाएं बहुत सरल भाव से इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। और उन्हीं महिलाओं ने ये भी बताया कि इस जगह का नाम नैनागढ़ है, जहाँ पे ये खड़े हैं उस मैदान में, वो जो पत्थर ईंट वगैरह मिल रही है, नैनागढ़ है। नैनागढ़ सुनकर श्रीनिधि जी को फिर इतिहास की याद आ गई और ध्यान आया कि कनखलेश्वर बराहुर्ज से भी लगभग 400 साल पहले आल्हा उदल युग के राघोमच्छ का शासन रहा था और शायद उसी ने अपनी प्रेमिका नैना के नाम से इस नैनागढ़ नामक स्थान की स्थापना करी होगी। इस ऐतिहासिक घटना को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अनुमान लगाया कि इस दुर्ग को नष्ट हुए लगभग 450 साल से अधिक का समय हो गया होगा। तो 450 साल बहुत यार, मेरे 6 जन्म। यहाँ भी उन्होंने उस आदमखोर बागिन के बारे में पूछा तो महिलाओं ने बताया कि 10-12 दिन पहले तो बागिन इधर ही थी, उसकी आवाज़ें आती थी, दहाड़ती थी, लेकिन इधर 10-12 दिन के बाद से उसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हो सकता है कि उसने जंगल छोड़ दिया हो। अब इन गुज्जर महिलाओं से इन लोगों ने टाटा बाय बाय किया, मतलब विदा ली, और उसके बाद ये अपना आगे बढ़ गए। वहाँ से थोड़ा ही आगे चलकर ये लोग ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ से 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं को कटते थे। पहला वाला तो मोटर गाड़ियों का पक्का रास्ता था, जो घुमावदार घाटियों से होता हुआ चिल्ला रेंज की तरफ जाता था, और दूसरा कजली वन वाला मार्ग था। हालांकि ये कजली वन वाला जो है, इसे मार्ग ना कहकर पगडंडी कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब जब तक सड़क नहीं बनी थी तब तक लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। अब जब से सड़क बन गई थी तो लोग ने इस मार्ग में जाना कम कर दिया था, बंदी कर दिया था, आवाजाही बिल्कुल कम हो गई थी। तो ये घने जंगलों और झाड़ियों के कारण ये और भी भयंकर जंगल हो गया था।
सामान्य यात्री इस रास्ते को अवॉइड करते थे, इसको जाते ही नहीं थे। हाँ, कभी कभार लकड़ी ढोने वाली बैलगाड़ियाँ इस पर चला करती थी, लेकिन अब उनका भी आना जाना बंद हो गया था। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से रास्ता जो है बिल्कुल शून्य हो गया था, एकदम निर्जन हो गया था, अब कुछ नहीं था इस रास्ते में, बिल्कुल जंगल हो गया था। श्रीनिधि जी और उनके मित्रों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसी सुनसान रास्ते पर चलेंगे, चलो इसी में चला जाए। अब ये जो जंगल था यहाँ पे ये पूरा साल के पेड़ों से भरा हुआ था, जिसने अपने घने पत्ते और काले तनों के कारण इसे और भी काला बना दिया था। इस पगडंडी में कोई झाड़ झंकार नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि पगडंडी के दोनों तरफ सर से ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं और झाड़ियों के कारण जंगल का भीतरी भाग दिखाई नहीं पड़ रहा था। संभव था कि किसी झाड़ी के अंदर कोई जानवर हो जो अटैक कर दे। ये मित्र मंडली इस बात को तो समझ रही थी कि रात भर ठंड से ठिठुरने के बाद ज़्यादातर जो पशु हैं इस समय किसी सुरक्षित और गुप्त जगह पर बैठकर धूप सेक रहे होंगे, लेकिन उनमें से कितने हिरण होंगे, बारहसिंगे, या कितने बाघ या तेंदुए होंगे, ये बता पाना मुश्किल है। इसलिए उन्हें देखने के लिए ये लोग कई बार जंगल के अंदर तक घुस जा रहे थे, बार बार अंदर घुस जा रहे थे, फिर लौट आ रहे थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। अब हो क्या रहा था, इससे पहले कि ये लोग कोई पशु या किसी जानवर को देख सकें, वो इन्हें देख लेते थे और उठकर चुपचाप इधर उधर खसक जाते थे। वैसे भी कहा जाता है जब आप जंगल में जाते हैं तो आपकी तो 2 आंखें होती है, लेकिन 1000 आंखें आपको देख लेती हैं। रास्ते में इन्हें एक पेड़ दिखाई पड़ा जो आंवले का था, उसकी टहनियों में पके हुए आंवले लटके हुए थे। क्योंकि इस तरफ कोई आता जाता नहीं था, तो किसी को भी इस पेड़ के बारे में पता नहीं था। ना तो किसी ने इन आंवलों को देखा था, ना तोड़ा था, ना खाया था। इस मित्र मंडली के सदस्य पेड़ में चढ़ गए और आंवले तोड़ने लगे। अभी पेड़ में चढ़े हुए इन्हें कुछ ही मिनट हुए थे कि इन्होंने देखा कि इनसे करीब 1 फरलांग दूर एक झुरमुट था, जिसे देख करके एकदम से ये लोग चौंक गए, एकदम अवाक रह गए। झुरमुट काफ़ी घना था, उसके पास ही एक छोटी सी पहाड़ी थी जिससे एक सफ़ेद झरना मचलता खेलता सा उतर रहा था, और उसके पास ही एक छोटी सी समतल जमीन पर हरे रंग की 5 तंबोटियाँ गोल घेरे में बांधी गई थी। दोस्तों, तंबोटियाँ का मतलब टेंट से होता है, तंबू, समझ गया, तंबू, तंबोटिया। ये टेंट कुछ रहस्यमय लग रहे थे इन्हें। ये भी पॉसिबल था कि ये किसी शिकारी का कैंप हो, लेकिन किसी शिकारी को इस तरह से छुप कर कैंप लगाने की क्या ज़रूरत थी, ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। शिकारी तो कहीं पे भी कैंप कर लेता, इसे छिप करके हर जगह से बिल्कुल कोई नज़र में ना आए। अब जिज्ञासा बढ़ गई इन लोगों की, तो क्या है ये। अब पेड़ से उतर के उन टेंटों की तरफ चल पड़े। अभी ये थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि बाईं तरफ के एक छोटे टेंट में से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला जो बहुत बलिष्ठ दिखाई पड़ रहा था। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक लोटा था, और फिर वो एक चपटी सी शिला में बैठ गया और अपना कुल्ला करने लगा। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो अभी अभी सोकर उठा है, या हो सकता है कि उठ तो वो बहुत पहले गया हो और इस समय कुछ खाने पीने के बाद कुल्ला करने के लिए बाहर आया हो। अब जो भी बात रही हो, लेकिन ये लोग उसके काम में बाधा नहीं डालना चाहते थे। लोग ये नहीं चाहते थे किसी काम में किसी तरह की बाधा डालें, इसलिए बहुत संभल संभल के ये लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इनकी सतर्कता काम नहीं आई और उस व्यक्ति ने इन्हें देख लिया। वो आदमी इन लोगों से करीब 50 कदम की दूरी पर था। वो एकदम से घूमकर खड़ा हो गया और आंखें फाड़कर इन लोगों को ऐसे देखने लगा जैसे इन लोगों का आना उसे जरा भी पसंद ना आया हो, कोई नगावारी के साथ, गुस्से के साथ। तो एकदम गुस्से में अपनी भरी आवाज में बोला, हे, कौन हो तुम लोग? तुम लोग रास्ता भटक कर गलत जगह पर आ गए हो, चलो तुरंत पीछे हट जाओ, चलो। इन लोगों को उसके बोलने का जो ये रूखा ढंग था, ये बड़ा बुरा सा लगा, इनको बड़ा अच्छा नहीं लगा। और श्रीनिधि जी ने उससे कहा कि भाई, जब तुम जान ही चुके हो कि हम लोग यहाँ रास्ता भटक कर आ गए हैं, तो सभ्यता के नाते तुमसे 2-4 बातें किए बिना हम वापस कैसे लौट जाएं भाई? हम कैसे लौट सकते हैं? ये बात तो ठीक नहीं है भाई। भाई, हमें तो तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा।
श्रीनिधि जी की बातें सुनकर वो थोड़ा खींच सा गया और बोला, ये हमारे साहब का प्राइवेट कैंप है, बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा होगा कि तुम लोग लौट जाओ, चलो तुरंत लौट जाओ। इतने में श्याम जी ने कहा, भाई अगर ना लौटे तो। इस बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक टेंट के अंदर घुसा और राइफल उठा के बाहर आ गया। फिर राइफल में कारतूस भरता हुआ बोला, लगता है तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है, रुको जरा, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। श्रीनिधि जी लिखते हैं कि वो जब इस जगह पर पहुंचे थे, तब से वो उस आदमी को के जो हाव भाव थे उसको नोटिस कर रहे थे, और वो जान चुके थे कि ये कोई शिकारी नहीं है, क्योंकि शिकारियों वाले ढंग इसके नहीं दिख रहे थे, बल्कि ये लोग डाकू हैं और कुछ भी कर सकते हैं। श्याम जी की बातें सुनकर जैसे ही वो टेंट के अंदर घुसा था, तभी अपना श्रीनिधि जी समझ गए थे कि वो अंदर क्यों घुसा है। उन्होंने तुरंत अपने मित्रों से कहा कि उस आदमी के टेंट से बाहर निकलने से पहले कि सब लोग पेड़ों की ओट में छुप जाओ, अपने आप को छुपा दो पेड़ों के पीछे कहीं पे। और खुद भी ये एक बड़े ऐसे पेड़ के पीछे छुप गए। इन्होंने अपने धनुष को कंधे से उतार कर अपने हाथ में पकड़ लिया था, और किसी भी तरह की कोई अगर पोजीशन ऐसी कुछ बनती है तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, क्योंकि ये तो धनुष बाण से ही चलते थे ना, क्योंकि ये तो हत्या के विरोधी थे कि हत्या नहीं होनी चाहिए, ये तो इस धारणा के थे। हालांकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बात कोई ज़्यादा बढ़ेगी। वो आदमी भी थोड़ी देर धमकी वमकी दे करके अभी शांत हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो आदमी राइफल ला के सच में उसमें कारतूस भर रहा है, तो ये समझ गए कि आज कोई बड़ा अनर्थ होकर ही रहेगा। इन्होंने तुरंत अपने तरकश से तीर निकाला और उसे धनुष पर चढ़ाया और तैयार हो गए। इससे पहले वो आदमी श्याम जी पर गोली चलाता, इन्होंने धनुष पर चढ़ाया, तीर अपने कान तक खींचा और छोड़ दिया। सौभाग्य से निशाना चूका नहीं और तीर सीधा उसकी दाहिनी मुट्ठी में जाकर धंस गया। उसके हाथ से राइफल छूट गई और वो दर्द से वहाँ बिलबिला उठा, भयानक दर्द है। जैसे ही उसके हाथ से राइफल गिरी, श्याम जी झपट कर पहुंचे उसके पास में, लेकिन वो भी जो है एक बड़ा यार डाकू था, मझावा खिलाड़ी था, डाकू था इतने के लिए, तो उसने तुरंत पैतरा बदलकर अपने आप को बचा लिया और अपने जख्मी हाथ से श्याम जी को पकड़कर ऐसा दाव मारा कि वो गुलाटी खाते हुए धरती पर लोटपोट हो गए। क्षण भर के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे श्याम जी अब जल्दी अपने पाँव में खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन श्याम जी अगले ही पल उछल कर खड़े हो गए। ये देखकर डाकू को बड़ा ताज्जुब हो गया कि यार मेरे द्वारा मारी गई पठनी के बाद भी कोई खड़ा हो जाए इतनी जल्दी। वो इस बात से बड़ी हैरत में था। अब वो कोई दूसरा दाव चलता उससे पहले ही श्याम जी ने झपट कर उसकी राइफल उठा ली और उछल कर उसके सर पे राइफल के कुंदे से बम करके ठोक दिया, कुंदे से वार कर दिया, जो बट होता है उससे वार कर दिया। अब इस वार को वो सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर जमीन में गिर गया। उसका सर फट गया। यार एक कॉल किसकी आ रही है? उसका सर फट गया था और उससे खून बहने लगा था, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई थी। खून में सनी हुई राइफल उठाए श्याम जी अभी टेंट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहाँ से एक गोली सनसनाती हुई आई और श्याम जी के कंधे को टच करती हुई निकल गई। श्याम जी एकदम से चौंक कर पलटे कि तभी दूसरी एक और गोली आई और देखते ही देखते श्याम जी जमीन पर गिर पड़े। श्याम जी को गिरता देख इन लोगों के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। बात इतनी बढ़ जाएगी, इस बात की संभावना किसी को नहीं थी कि इतनी बात बढ़ जाएगी यार। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब तक दुश्मन से निपट ना लिया जाए तब तक श्याम जी के पास जाना भी संभव नहीं था। हालांकि 2 गोलियां चलने के बाद अभी तक तीसरी गोली नहीं चली थी, लेकिन गोली चल सकती थी। इसलिए पहले उस नए दुश्मन से निपटना जरूरी था जो गोली चला रहा था, कि वो कहाँ पे है, क्या क्या उसकी पोजीशन है, और क्या ये लोग उसकी नज़र में हैं या नहीं है। दोस्तों लाइट चली गई है, थोड़ा लाइट कम हो गई होगी, लेकिन वो कहाँ छुपा हुआ है
और कहाँ से गोली चला रहा है ये पता नहीं चल पा रहा था। कैंप के चारों तरफ पेड़ इस तरह से घिरे हुए थे कि उन पर छुपकर बैठना बड़ा आसान था। तभी कुमार जी ने श्रीनिधि जी के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और इनका ध्यान एक पेड़ की तरफ किया। देखो उधर, जो इन लोगों से करीब करीब 50 गज की दूरी पर था। इन्होंने देखा एक ऊंची शाखा पर एक छोटी सी मचान बंधी हुई है, जिस पर राइफल संभाले हुए कोई आदमी पत्तों के बीच में छुप कर बैठा हुआ है। ये आदमी ठीक से पहचाना तो नहीं जा रहा था, लेकिन उसके रंग ढंग से पता चल रहा था कि वो इसी कैंप का आदमी यानी डाकुओं का ही साथी है। श्रीनिधि जी एक बात को सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे थे कि वो आदमी अपने साथी की ऐसी हालत यानी कि घायल हालत को देखने के बाद भी पेड़ से नीचे उतर के उसके पास क्यों नहीं जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने साथी पर जो तीर चला था उसका प्रभाव देख चुका है और उसे डर था कि कहीं दूसरे तीर से वो निशाना ना बन जाए, और इसी वजह से वो पेड़ से नीचे उतरने में हिचक रहा था। ये श्रीनिधि जी का अनुमान था, लेकिन इसके अलावा कोई और भी कारण हो सकता था कि वो पेड़ से नीचे नहीं उतर रहा है। कोई ऑर्डर ऐसे रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, तुमने पेड़ से नीचे नहीं उतरना है, जो भी होगा। ये तो हम अपने आइडिया लगा रहे थे। अब जो भी हो, लेकिन श्रीनिधि जी और उनके मित्रों के लिए उसका पेड़ पर बैठे रहना ही अच्छा था। अगर वो पेड़ से नीचे उतर आता तो इन लोगों के लिए स्थिति बहुत विकट हो जाती, क्योंकि उसके पास गन थी और इन लोगों के पास गन नहीं है। ये धनुष बाण था। इधर श्रीनिधि जी सोच रहे थे कि उसके पेड़ के नीचे उतरने से पहले अगर हो सके तो ये किसी तरह से उसके पास पहुंच जाए और तीर मारकर उसे भी गोली चलाने के लिए अयोग्य कर बना दें। अगर ऐसा कर सकने में सफल हो जाते हैं तो सारी स्थिति इन लोगों के पक्ष में हो जाएगी। अब करें क्या, जाना क्या करें। अब श्रीनिधि जी जहाँ पर खड़े थे वो वहीं पर पेट के बल लेट गए और धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए ना, रेंगते हुए उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे जिस पर वो आदमी चढ़ा हुआ था। हालांकि इन्हें रेंगते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि इनका धनुष बार बार झाड़ों में फंस जा रहा था, और जब ये उसको उससे निकालने की कोशिश कर रहे थे तो झाड़ियाँ जो है हिल जा रही थी और जिनसे आवाज़ पैदा हो जा रही थी, और आवाज़ होने का मतलब खतरा था। भले ही धनुष को साथ लेकर रेंगने में परेशानी हो रही थी, लेकिन उसे अपने साथ लेकर जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बस धनुष ही इनके पास एकमात्र साधन था जिससे ये अपनी और अपने साथियों की सेफ्टी कर सकते थे, रक्षा कर सकते थे। उनको पेड़ तक पहुंचने में थोड़ा समय तो लगा, क्योंकि रेंग रेंग करके ऐसे ऐसे जा रहे थे, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो गए, यानी कि पेड़ के पास तक पहुंच गए। 50 गज की इस छोटी सी दूरी को पार करते समय इनके मन में बार बार यही आशंका बन रही थी कि कहीं डाकू इनकी पोजीशन को भांप ले और इन पर गोली ना चला दे। लेकिन वहाँ पहुँचकर इन्होंने बड़े चैन की सांस ली। अरे यार, बढ़िया, नज़र में नहीं आया, क्योंकि डाकू उनकी उपस्थिति का उसको पता नहीं चल पाया था। वो अभी भी पेड़ पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे पहले था, कैंप की तरफ नज़र करके। श्रीनिधि जी ने बिना कोई देरी किए वहीं पास में एक चट्टान के पीछे अपनी पोजीशन ले ली, धनुष संभाला, उस पर एक तेज बाण चढ़ाया और डाकू पर छोड़ दिया। तीर जो बहुत तेजी से हवा को काटते हुए सीधे उसकी दाहिनी मुट्ठी में जा धंसा। जैसे ही तीर उसे लगा, उसके मुंह से एक जोरदार आवाज निकली कर आने की, और राइफल उसके हाथों से छटक कर नीचे जमीन पर गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि जमीन में जहाँ राइफल गिरी वहाँ पर बांस के 2 भारी भरकम झाड़ियाँ थी। जो बांस होते ना, उनकी झाड़ियाँ थी 2 खूब घनी, जिसमें गिरकर राइफल टूटने से बच गई। उनके ऊपर गिरी तो जमीन पर सीधे नहीं गिरी, तो टूटी नहीं। श्रीनिधि जी जानते थे कि इनके साथी पेड़ों की ओर से इस सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने राइफल को नीचे गिरते हुए देखा तो वो सारे एक साथ दौड़ते हुए घटना स्थल पर आ गए। इन्हें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि श्याम जी सबसे आगे राइफल संभाले हुए दौड़ते चले आ रहे हैं, जिनको सोचे थे कि गोली लग गई है। ये खुशी और आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोले, अरे श्याम तुम? तो श्याम भाई, हाँ भाई मैं ही हूँ।
श्याम जी ने वही अपनी शरारत भरी स्टाइल में जवाब दिया, क्या करता है यार, आना ही पड़ा। वैसे तो तुम लोग भी जानते ही हो कि मैं बैकुंठ पहुंचाने वाली ट्रेन का टिकट तो मैं कटा ही चुका था, लेकिन ट्रेन के पास पहुंचकर देखा तो सारे डब्बे भीड़ से भरे हुए थे, खड़े होने को भी जगह नहीं थी। तो भाई निराश होकर वापस आना ही पड़ा। फिर 1-2 मिनट रुक कर एक पॉज लेकर के उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि वो तो इस बदमाश को धोखा देने के लिए मैं जो है मुर्दा बनकर लेटा रहा, इसकी गोली तो मुझे छुई भी नहीं थी, वो तो मेरे सर के ऊपर से निकल गई थी। फिर श्याम जी ने पेड़ पर बैठे हुए डाकू की तरफ राइफल का निशाना ताना और कहा, ऐसा है दोस्त, तुम्हारे लिए मैं उस ट्रेन के इंजन में एक सीट सुरक्षित करके आया हूँ जो बैकुंठ जाती है। मेरी तरह तुम्हें लौटना नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो तैयार हो जाओ अपनी अंतिम यात्रा के लिए। तो अरे अरे क्या करते हो, गोली मत मारना, ऐसा कुछ बोलते हुए श्रीनिधि जी ने तुरंत श्याम जी के हाथ से राइफल छीन ली और फिर उसके कारतूस निकालते हुए कहा, नहीं भाई, इसे अब और सजा देने की जरूरत नहीं है, इसे जितना मिलना था मिल गया है। महर्षि वाल्मीकि जी भी तो एक डाकू ही थे ना, लेकिन सप्त ऋषियों के सत्संग से मैं आकर के वो महर्षि बन गए। तो क्या ऐसी कोई आशा इस डाकू से नहीं की जा सकती? आखिर ये भी तो एक मनुष्य ही है, और क्या पता कब इसके पश्चाताप की अग्नि इसके सारे पापा को जला दे और ये भी अपने देश का एक अत्यंत योग्य पुत्र बन जाए। देखो भाई, आत्म सुधार का एक अवसर तो इससे मिलना ही चाहिए। इतना बोलने के बाद श्रीनिधि जी ने डाकू की तरफ देखा और उससे बोले, आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आ जाओ, नीचे आ जाओ। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ डाकू बोला कि साहब, मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है और मैं अब जो है एक हाथ के सहारे से नीचे नहीं उतर सकता हूँ, मैं बिना मदद के नीचे नहीं उतर सकता हूँ। ठीक है, तो हम ही लोग तुम्हें नीचे नीचे उतारने का कुछ इंतजाम करते हैं। तो तुम्हारे कैंप में रस्सी तो है ना? श्रीनिधि जी ने पूछा। हाँ, उधर वाले टेंट में है, डाकू ने कहा। ये सुनकर श्याम जी बोले, अरे भाई, वो रस्सी तो तुम्हारे साथी को बांधने के काम में आ गई है, कोई दूसरी हो तो बताओ, कोई दूसरी रस्सी वगैरह कुछ हो तो बताओ। तो डाकू ने जवाब दिया, हाँ है साहब, हमारे जो साहब हैं उनका जो ये बड़ा वाला कैंप है उसमें 2 रस्सियाँ हैं और वो कैंप के वो टेंट के कोने में रखी हुई हैं। रस्सी के आ जाने के बाद विपिन जी और शेखर भाई पेड़ पर चढ़ गए और डाकू को नीचे उतार लाए। वैसे तो प्रथा यह है कि समाज के ऐसे भयंकर दुश्मनों को पुलिस के हाथों सौंप दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और एक डॉक्टर की ड्यूटी निभाते हुए डॉक्टर शेखर ने दोनों डाकुओं का फर्स्ट एड कर दिया और दवा वगैरह लगाकर उसके जख्मों पर पट्टियाँ वट्टियाँ बांध दी। फिर उनको अपने पास बुला करके जो उनको बांधा होता था उनको बंधन मुक्त कर दिया। हाँ, राइफलें उन्हें नहीं लौटाई, वो इन्होंने अपने अधिकार में ले ली। अब इन लोगों ने टेंटों की तलाशी लेनी शुरू करी। तलाशी में ज़्यादा देर नहीं लगी। पहले और दूसरे टेंट में तो कुछ ख़ास नहीं था, बस थोड़े से कारतूस और 2 चाकू, जिन्हें इन लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया, मतलब उनको भी ले लिया। हाँ, तीसरा टेंट जो थोड़ा बड़ा था उसमें 2 पलंग, 1 मेज, 2 कुर्सियाँ, 2 सूटकेस और ऐसा ही बहुत सारा सामान था जिसे बहुत ही सजावट के साथ रखा हुआ था। मेज पर शराब की 1 बोतल और 2 गिलास भी दिखाई दे रहे थे। साथ ही खूंटे पर जो है एक बहुमूल्य बहुत कीमती साड़ी भी थी। साड़ी देखकर इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पास खड़े जो डाकू था उससे पूछा कि ये शायद किसी महिला का टेंट है। डाकू ने जवाब दिया, जी नहीं, यह हमारे साहब का टेंट है। उन्होंने पूछा, तो फिर ये साड़ी? इस सवाल का जवाब दूसरे डाकू ने दिया। उसने बताया कि यह साड़ी कनखर वाली बाई जी की है,
जो कभी कभार साहब से मिलने के लिए आया करती हैं। श्याम जी ने पूछा, लेकिन इस समय तो वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। इस बात को सुनकर डाकू हंस पड़ा और बोला, क्या साहब, आप घंटा भर पहले आते तो वो यहीं थी, तब आपसे मुलाकात हो जाती। फिर श्याम जी ने पूछा, तो फिर बताओ भाई, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? तो डाकू ने जवाब दिया कि साहब वो अभी थोड़ी देर पहले कहीं बाहर निकल गए हैं। श्याम जी ने फिर अगला सवाल पूछा, किस लिए, क्यों? इस बात पर डाकू एकदम चुप हो गया, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। श्याम जी ने फिर पूछा, घोड़े पे गए हैं क्या? डाकू ने जवाब दिया, जी हाँ। श्रीनिधि जी ने पूछा, तुम्हारे साहब का नाम क्या है? तो वो दोनों डाकू एक साथ बोल पड़े, नाम तो हमें पता नहीं, हम लोग तो उन्हें साहब बोलकर ही पुकारते हैं, तो हम लोग साहब ही के नाम से जानते हैं। पलंगों की तलाशी लेते समय उसके नीचे 2 गुप्त पॉकेट दिखाई पड़ी, जिनमें 2 राइफलें और कारतूसों से भरी हुई 2 पेटियां और मिली इनको। चौथे टेंट में कुछ नहीं मिला। 5वें टेंट में अंगीठी, कोयला, बर्तन और दूसरे प्रकार के खाने पीने के सामान के अलावा वहाँ कुछ और नहीं था। तो इन्होंने पूछा कि भाई, तुम लोगों की पिस्तौलें कहाँ हैं? वो भी तो होनी चाहिए तुम्हारे पास। डाकू मुस्कुराया और बोला, हमारे पास 2 पिस्तौलें तो हैं, लेकिन साहब हमेशा उन्हें अपने पास ही रखते हैं। श्रीनिधि जी ने अपनी घड़ी में देखा तो 11 बज गए थे। चिल्ला कैंप पहुंचने तक 12 बज जाने थे, और अब यहाँ का काम भी समाप्त हो चुका था। इसलिए डाकुओं से विदा लेकर ये लोग आगे बढ़ गए। डाकुओं से विदा लेके मतलब उसको जैसे भी इन्होंने गुड बाय बोला, जिस दिन से इन लोगों ने यात्रा शुरू करी थी उस दिन से एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटनाएं घटती जा रही थी जो बहुत रोमांचित और भयानक थी। अभी तक ये चिल्ला रेंज में नहीं पहुंचे थे, जो इनकी कैंपिंग का मुख्य द्वार था। अभी तो वहीं नहीं पहुंचे थे और क्या क्या घटनाएं इनके साथ घटती चली जा रही थी। अभी आगे और कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, ये जानने के लिए तो दोस्त आपको बना रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, हमेशा से बोलता हूँ, उत्तरांचल डायरीज आपका अपना चैनल है, लेकिन न जाने क्यों आजकल आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बहुत कम मिल रहा है। दोस्तों, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो। कोई गलती करी हो तो यार माफ़ कर देना, इंसान हूँ यार। लेकिन उत्तरांचल डायरीज के ऊपर से अपना आशीर्वाद भरा हाथ मत हटाना। दोस्तों, कल रात भर तकलीफ में रहा हूँ, सो नहीं पाया, मेरी आंखें बता रही होंगी ना, सो नहीं पाया, पलकें बंद हो रही हैं, लेकिन आज वीडियो डालना था इसलिए बना रहा, उसके बाद सो जाऊँगा। आज जो भी महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, हाँ मैडम जैसे आप, भाई साहब आप भी, आप सभी का आभार सहित धन्यवाद बोलता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कमेंट भी करेंगे ना जी? हाँ, ओके, ज़रूर कर दीजिएगा हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी ही आपको ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, नींद बहुत आ रही है, तो फिलहाल तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।